हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के साथ जो हम कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम देख रहे थे उनका जो रेगुलर वालों का क्वेश्चन पेपर था डीयू सोल का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके सॉल्यूशन की वीडियो, उसका पार्ट 1 मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 देख सकते हैं। मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के साथ उसी वीडियो का कंटिन्यूइंग में पार्ट 2, जिसमें आज हम देखने वाले हैं उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी आंसर्स को। सबसे पहले का 8th के ए पार्ट का आंसर, जिसमें आपको रिटर्न टू स्केल और इकोनॉमिक्स टू स्केल में डिफरेंस पूछा था। तो रिटर्न टू स्केल है सबसे पहले, इट रेफर्स टू टर्म दैट डिग्री ऑफ चेंज इन इनपुट फैक्टर चेंज द आउटपुट प्रोपोर्शनली ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ये रिटर्न टू स्केल हम क्या कहते हैं, जब जितने रेट से इनपुट फैक्टर में चेंज हो और उसकी वजह से जो आउटपुट में चेंज है उसका जो रेशियो होता है, एक तरीके से हम उसे रिटर्न टू स्केल कहते हैं। इट रिफ्लेक्ट क्वांटिटेटिव चेंज दैट अप्लाई इन लॉन्ग रन यूजिंग सेम टेक्नोलॉजी। ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है जो कि सिर्फ लॉन्ग रन में जब हम सेम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तब हमें मिलता है। एजम्पशन ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या क्या है, देखिए। नंबर 1, प्रोड्यूसर शुड कंसीडर ओनली कैपिटल एंड लेबर एज इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ कैपिटल और लेबर को एज अ इनपुट फैक्टर प्रोडक्शन में यूज करेगा। सेकंड है, प्रोड्यूसर शुड ऐड बोथ लेबर एंड कैपिटल टुगेदर। लेबर और कैपिटल दोनों को एक साथ प्रोडक्शन में लगाएगा। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ दिस फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। और जो इन फैक्टर का प्राइस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये आपके सामने ग्राफ है रिटर्न टू स्केल का, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ग्राफ के लिए भी पूछा गया था। फिर आएगा इकोनॉमिक्स टू स्केल। इसका आंसर है इट रेफर्स टू कॉस्ट एडवांटेज एक्सपीरियंस्ड बाय फर्म व्हेन इट इंक्रीज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के लेवल को बढ़ाने की वजह से जो कॉस्ट में फायदा मिलता है, मतलब जो कॉस्ट कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द एडवांटेज अराइज ड्यू टू ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस लोअर द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। ये एडवांटेज क्यों मिलता है, क्योंकि जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट लोअर हो जाएगी। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो रिजल्ट इन फॉल इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विद इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट का को इंक्रीज करने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट में भी फॉल आता है, इस वजह से ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। इफेक्ट क्या क्या होते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के, जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है और जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। But economies of scale work up to a certain limit, and after that limit it convert into diseconomies of scale and rise cost. लेकिन जो इकोनॉमीज ऑफ कॉस्ट होता है वो एक लिमिट तक ही काम करता है। अगर उसके बाद भी आप चाहें कि मैं अपनी कॉस्ट को कम कर लूँ तो वो कॉस्ट कम होने की बजाय फिर बढ़ और जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों का ग्राफ है, इसमें मैंने लिख रखा है। ठीक है, फिर आएगा 8th के बी पार्ट का आंसर। इसमें आपको आइसोकरेंट के कर्व या इक्वेशन को ड्राइव करना था, प्रोडक्शन के जो इक्वेशन दी गई थी उनसे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आएगा आपका वाई, जो टोटल क्वांटिटी प्रोडक्शन किया था आपने वो 10 यूनिट था। आपको डिमांड की इक्वेशन दे रखी थी, लेबर की पावर हाफ और कैपिटल की पावर हाफ। तो हाफ का मतलब हो जाता है हमारा, मतलब ये दोनों रूट में है तो y इज इक्वल टू रूट एल इंटू रूट के हो गया। अब जब दोनों रूट में है तो हमने कंप्लीट को रूट एल इंटू के कर दिया। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो y की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एल रूट एल इंटू के की होल स्क्वायर। तो y की होल स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गई, एल इंटू के रूट की होल स्क्वायर एल के आ गई। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि k की जो वैल्यू होती है वही आइसोकरेंट की इक्वेशन बन जाती है आपकी। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमने l को दूसरी साइड भेज दिया। उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास 10 यूनिट्स गिवन थी वो हमने पुट कर दी, तो k की वैल्यू आ गई 100/L। यही आपकी आइसोकरेंट की इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन दी थी आपको y इज इक्वल टू 100L प्लस 50K। इसमें भी हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने पहले 100L को उस साइड y के साथ माइनस में भेजा तो k की वैल्यू आ गई y माइनस 100L। उसके बाद जो k के साथ में 50 था उसे डिवाइड में भेज दिया तो y माइनस 100L/50 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करा, y की जो वैल्यू हमारे पास 10 गिवन थी वो y की जगह पर पुट कर दी तो k की वैल्यू आई 10/5 माइनस 100L/5। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 2 माइनस 20L। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 10L। ठीक है, 9th क्वेश्चन था, आपको एक टेबल दी गई थी उसमें आपको क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट गिवन थी। आपको टीएफसी, टीवीसी, एवीसी, एएफसी और एसी और एमसी ये सारी चीजें निकालनी थी। तो देखिए, टीएफसी क्या होती है, आपकी जीरो क्वांटिटी पर जो आपकी कॉस्ट लगती है वो आपकी पूरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। उस फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है,
मतलब आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो वो कॉस्ट आपको लगनी है। तो अगर आपकी जीरो क्वांटिटी है, मतलब कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो जो कॉस्ट लगी है वो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सब में ही सेम होगी, इसलिए 80-80 आ गई। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्या होती है, तो आप जब आप टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो ऐसे ही आप जब आप टीसी में से एफसी को माइनस कर देंगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आती जाएगी। उसके बाद आएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जितनी क्वांटिटी गिवन है उनसे डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती जाएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, आपकी जितनी भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसे जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। उसके बाद आती है आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, तो एवरेज कॉस्ट क्या आएगी आपकी, जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसे जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आती जाएगी। देखिए 80 को 0 से करा कुछ नहीं आया, नील। 100 को 1 से करा 100 आ गया, 110 को 2 से करा 55। ऐसे जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास एवरेज कॉस्ट आती जाएगी। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, तो जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आपको अगले वाली क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है उसे आपको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे आप, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी 1 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी 0। तो आपके पास कुछ नहीं है, 20 आ गया। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी 2 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी 1, तो आपके पास 20 आ गया। ऐसे आपको ये निकालना है, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला 9th वाला क्वेश्चन। फिर इसमें बोला था अगर मार्केट प्राइस जो ये गुड्स का आपको ये ऊपर कॉस्ट वगैरह दी थी, इसमें मार्केट प्राइस अगर 40 है तो तो फर्म को कुछ प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इफ मार्केट प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 एट दैट टाइम फर्म एवीसी इज इक्वल टू एमसी, तो इस टाइम पर क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। फर्म शुड प्रोड्यूस मोर, तो फर्म को और प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो फर्म ऐसा करेगी तो क्या होगा, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आएगा आपका 10th वाले का आंसर। देखिए व्हेन अ फर्म कैन नॉट रिकवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट द फर्म विल चूज टू शट डाउन टेम्परेली इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये पूछा था आपको क्वेश्चन में कि वो कौन सी कंडीशन है जब किसी फर्म को अपना प्रोडक्शन को कुछ टाइम के लिए बंद कर देना चाहिए। तो अगर फर्म की जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो गई है किससे, गुड्स के प्राइस से, तो फर्म को कुछ टाइम के लिए अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। मतलब अगर फर्म अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रही है तो प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट जो कि एक फर्म इनकर करती है, चाहे वो कुछ प्रोडक्शन करे चाहे ना करे, उसे वो कॉस्ट लगनी लगनी है, वो कहलाती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाती है, जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है, ठीक है। फिर आएगा आपका 12th वाले क्वेश्चन का आंसर। परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड वेयर होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड एट यूनिफॉर्म प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी मार्केट होती है, वो मार्केट जिसमें मार्केट जिसमें कई सारे बायर होते हैं, कई सारे सेलर होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती है, करती है कोई भी फर्म मार्केट के अंदर एट यूनिफॉर्म प्राइस पर। A price taker firm means that it has to accept the price determined by force of demand and supply। इस मार्केट में जो भी फर्म होती है उन्हें हम प्राइस टेकर फर्म कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्हें जो भी डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन होता है उसे ही फॉलो करना पड़ता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज सोल्ड। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से हमें कितना रेवेन्यू गेन होता है वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट आउटपुट पर कितना रेवेन्यू मिल रहा है, वो कहलाता है आपका एवरेज रेवेन्यू। इसमें क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। और यही कारण होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। 13 तक आपका देखिए आंसर, मेरे को क्वेश्चन तो इसका याद नहीं है लेकिन आंसर मैंने ये लिखवा रखा है, हाँ याद आ गया। अगर जीरो फर्म को पता होता है कि लॉन्ग रन में उन्हें जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होने वाला है, फिर भी वो मार्केट के अंदर क्यों एंटर करती हैं, तो फर्म एंटर एन इंडस्ट्री व्हेन दे एक्सपेक्ट अन इकोनॉमिक प्रॉफिट। कोई भी फर्म क्यों एंटर करती है मार्केट में, कि उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा।
दीज शॉर्ट रन प्रॉफिट कैन इनफ टू इनकरेज एंट्री। और उन्हें लॉन्ग रन के प्रॉफिट के बारे में तो तब पता नहीं होता है, सिर्फ शॉर्ट रन का प्रॉफिट उन्हें पता होता है, तो वो उस शॉर्ट रन के प्रॉफिट को देखकर मार्केट में एंटर कर जाती हैं। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इन लॉन्ग रन इंप्लाई नॉर्मल रिटर्न टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लेबर एंड कैपिटल ऑफ द ओनर। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा, जितना उनका लेबर एंड कैपिटल लगा है उस पर उन्हें रिटर्न मिलेगा, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आएगा द थ्योरी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज्यूम दैट देयर इज नो एंट्री और एग्जिट बैरियर टू न्यू पार्टिसिपेंट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ पर किसी को भी एंट्री या एग्जिट में कोई बैरियर नहीं होता है नए पार्टिसिपेंट्स के लिए। विद फ्री एंट्री पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट इंड्यूस न्यू एंट्रेंट्स। और जो फ्री एंट्री का रूट होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, ये नए नए लोगों को इसमें एंटर करने के लिए इंड्यूस करता है। एट दैट टाइम सप्लाई का शिफ्ट टू राइट कॉजिंग फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस। इस टाइम पर क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में और क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाता है। एंट्री विल स्टॉप एंड इक्विलिब्रियम अचीव्ड व्हेन इकोनॉमिक प्रॉफिट हैव फॉलन टू जीरो। और फिर एंट्री बंद हो जाती है और इक्विलिब्रियम का लेवल अचीव हो जाता है कब, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो गिर जाता है और गिरकर वो जीरो पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये हो गए आपके कंप्लीट एग्जाम के सॉल्यूशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बीच में रह गए हैं, उनके सॉल्यूशन का अभी करेक्ट आंसर मेरे को कहीं से अवेलेबल नहीं हुआ है, इस वजह से मैंने आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड नहीं करवाए हैं, क्योंकि मैं आपको गलत आंसर प्रोवाइड करवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उनके आंसर नहीं दिए। जिन क्वेश्चन में मैं कंफर्म हूँ, जिनके आंसर एकदम करेक्ट हैं, वो आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।